बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में एक बार फिर हम बेनकाब करेंगे पाकिस्तान के उन तमाम माफियाज को जो कोशिश करते रहे हैं कि किसी तरह कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया जाए। मैंने अपने आखिरी प्रोग्राम में अपने आखिरी इदारे के साथ जहाँ मैं मुंसलिक था वहाँ एक बहुत बड़ा स्कैम कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA का मैंने बेनकाब किया था, और उसके बाद जिस तरह की धमकियां, जिस तरह के मामलात और जिस तरह का प्रेशर मुझ पर डाला गया, वो प्रेशर मैंने बर्दाश्त करते हुए इन लोगों को बेनकाब करता रहा और आइंदा भी अपने फराइज की सरंजाम देते हुए इस तरह के लोगों को बेनकाब करता रहूंगा। आज के प्रोग्राम में हम एक बार फिर CDA की करप्शन की, अजब करप्शन की गजब कहानी पर बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान के यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से भी कि वहां भी करप्शन किस तरह की जा रही है, और हम ये देख रहे हैं कि चेयरमैन से लेकर और गेट कीपर तक तमाम लोग करप्शन में मुलव्वस हैं। मैं उन इदारों की बात कर रहा हूं जो सरकारी खजाने को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसानात पहुंचाते जा रहे हैं। हम बात कर लेते हैं CDA के हवाले से भी। इस वक्त CDA की जिस तरह के स्कैम्स हमने कोरिजेंडम के हवाले से वाज़ेह तौर पर पूरी एक स्कैम की एक तारीख हमने पस मंजर से उठाई और ये साबित किया कि जिस तरह CDA में करप्शन हो रही है उस पर सब ने आंखें बंद की हुई हैं। लेकिन चेयरमैन CDA ने हमारे प्रोग्राम पर, हमारी खबर पर एक्शन लेते हुए CDA के कुछ बादशाहों को मुअत्तल कर दिया, लेकिन उनके वजीर आज भी वहां मौजूद हैं जिनकी अजारादारी वहां पर कायम है और काम होता जा रहा है। इस तसलसल को आगे बढ़ाएंगे। हम बात कर रहे हैं CDA की, और ये देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की धज्जियां हवा में उड़ाई जा रही हैं, और मैं एक बार फिर चेयरमैन CDA साहब को मुखातिब करके यह बात वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं कि कानून की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर यह ऑर्डर्स दे दिए थे कि जब तक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का जो मास्टर प्लान है वो सबमिट नहीं करवाया जाता और उस पर काम नहीं किया जाता, तब तक नए अलॉटमेंट्स नहीं किए जाएं। और हम ये देख रहे हैं कि 2016 के बाद से और 2020 तक जिस तरह कोरिजेंडम के नाम पर बैक डेट में जो धंधा, जो कोरक धंधा किया गया, वो आज भी जारी है। यहां कहानी बहुत दूर तक जाती है। CDA के उस डिपार्टमेंट में हजारों की तादाद में वो करप्ट मुलव्वस अफसरान शामिल हैं। डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर लैंड, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर स्टेट, वो तमाम लोग मुलव्वस हैं। हमने बात की थी डिप्टी डायरेक्टर स्टेट 2 के राना फरहान की, जिन्हें HRD कर दिया गया। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब आपका कि आपने हमारी खबर पर एक्शन लिया। अहमद रजा कुसूरी साहब ने जिस तरह इन सबको पहले बेनकाब करके वाज़ेह तौर पर अदालती अहकामात की बात भी की थी, और जिस तरह कानून के दायरे में रहते हुए हमने वो तमाम स्कैम्स को बेनकाब किया था, हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इस पर अमल दरामद आप करेंगे। आज इस स्कैम पर मैं बात कर रहा हूं वो बैंकों की जानिब से बैंकों के साथ मिलकर जो पे ऑर्डर्स बनाए गए बैक डेट में, वो एक सवालिया निशान है। किस तरह 2016 के बाद और 2020 तक सिर्फ आप जो फर्स्ट ट्रांसफर हुए हैं उन ट्रांसफर्स की अगर तारीख उठा के देख लें, उन फाइलों को अगर चेक करवा लें, तो आपको पता चलेगा किस तरह अरबों रुपए का चूना इस डिपार्टमेंट को लगाया गया है। आखिर क्या वजह है कि डिले टैक्सेस इस्तेमाल की गई हैं डैमेजेस क्लेम करने के लिए। जो डिले चार्जेस लगाए गए हैं, क्या वो एक्चुअल कीमत से इंतहाई कम नहीं है? क्या अगर मैं बात करूं जो मुतासरीन हैं, जो डायरेक्टर्स मौजूद है वहां पे, जो इस वक्त असिस्टेंट स्टेट्स हैं, जो असिस्टेंट इफेक्टिव्स में लगे हुए हैं, मैं बात कर रहा हूं राना आतिफ की। राना आतिफ, राना फरहान का कारिंदा, जिसने पर फाइल लाखों रुपए लिए हैं, इसके साथ भी पूरी चेन जुड़ी हुई है। वो तमाम तर शवाही, वो तमाम तर सबूत मेरे पास मौजूद है, और ये वाज़ेह तौर पर पेपर्स मेरे पास हैं जिन्हें मैं वक्त आने पर ना सिर्फ अदालत में दूंगा, एंटी करप्शन में दूंगा, FIA में दूंगा, कि जिस तरह इन फाइलों पर पे ऑर्डर्स लगाए गए, पुरानी फाइलों से उठा के पुराने पे ऑर्डर्स को नए फाइलों में इंपोस्ट किए गए, उनके ट्रांसफर्स किए गए, वो किस तरह होते रहे। हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी के इंस्पेक्टर्स की, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस खान को, उनको भी एक्सपोज करूंगा, साथ एक्सपोज करेंगे CDA के और लोगों को भी। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया इस वक्त 1973 के आइन के खालिक और चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जनाब साहबजादा अहमद रजा कुसूरी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम सर फरमाइएगा, सबसे पहले तो बहुत मुबारक आपको कि आपकी पूरे एनालिसिस के ऊपर चेयरमैन CDA साहब हरकत में आए और चेयरमैन CDA ने उन तमाम अफसरान को मुअत्तल कर दिया जो CDA स्कैम में शामिल थे। क्या कहिएगा? देखिए, बात यह है कि मीडिया जो होता है, मीडिया एक माशरे का आईना होता है, और ज़ाहिर मीडिया की जो काविश होती है
जो वो जो रियासती अमूर हैं और जो रियासती इंस्टीट्यूशन हैं उनको जर्नलिज्म के जरिए उनको काहे बजाए उनको अच्छा दिखाया जाए, ताकि वो जो छुप के वार कर रहे होते हैं अपने फौजी ऑफिसर्स में बैठे हुए और वो समझते हैं कि इन दफातर में बाहर उनका जो असली है किसी गैर दूरी बंदे को अंदर दफ्तर में नहीं आने देगा, तो बड़े महफूज समझते हैं। और उस महफूज सोच और उस महफूज जो नफ्सियाती सोच के तहत वो जो फाइलों पर जो गड़बड़ कर रहे होते हैं उसका उनका जहन में ये बात होती है कि ये फाइलों में जो चीजें हैं यहीं दफन रह जाएंगी और इनकी जो करतूतें हैं और इनकी जो गैर कानूनी चीजें हैं और जो इन्होंने माल बनाया है वो जो है इसका एक पारीना बन जाएगा। लेकिन अच्छे जर्नलिस्ट जो होते हैं वो वोटाखोर होते हैं, जो कि वोटा लगाकर कोहरे नायाब जो होते हैं खबरों के वो मूड कर लाते हैं और फिर माशरे में इसका जिक्र होता है। और इस तरह ये जो बेलगाम घोड़े हैं जो कि मुल्क हर खेती को चल रहे हैं। सर फरमाइएगा, जिन लोगों को पहले मुअत्तल किया गया उनके वजीर उनके प्यादे आज भी सीडीए में मौजूद हैं, लेकिन चेयरमैन सीडीए साहब या तो इन चीज़ों से अभी नावाकिफ हैं या खामोश है किसी खास वजह से। जैसे इसमें राना आतिफ है जो मुतासरीन है, उनकी अराजी को आगे कॉरेंजिडम के नाम पर जाली पे ऑर्डर लगाकर बेचा जा रहा है, आगे भेजा जा रहा है, ट्रांसफर्स की जा रही हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाइयां कैसे राय अमल में लाई जा सकती हैं? देखिए अपना साकिब, जहाँ तक तुम्हारी इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट का ताल्लुक है वो मैं बराबर करूँगा। थैंक यू सर। कि दुनिया में अगर आप दुनिया की तारीख उठाएं, क्योंकि मैं तो तारीख का एक अमीर तालिब इल्म हूँ, तो दुनिया में जितने भी सच बोला है तो तकलीफें तो आई हैं। शब्द से महरूम हो गया बात कुछ भारत कुछ और लोग असेंबलियों में जाते हैं लेने, कारोबार बनाने, और मैं तो असेंबली में गया तो पहले बांध कर और यतीम होकर घर आ गया। तो ये है कि ये सच बोलने वालों के साथ यही होता है। लेकिन पता आपकी पता होती है, अल्लाह ताला का ये निज़ाम है कि वो अपने सच्चे बंदों के थोड़ा सा इम्तिहान देता है और उस इंसान से आदमी को डर खौफ नहीं आना चाहिए। आदमी खड़ा रहे, सच बोलता रहे, क्योंकि सच आखिर सच ही कामयाब होगा। इसको कहते हैं पॉलिटिक्स जस्टिस। सर आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। इस इशू से मुतल्लिक मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर्स दिए हुए हैं और हमें ये दिख रहा है, वाज़े तौर पे दिख रहा है कि जिस तरह की एनडीसीज़ 2016 के बाद से 2020 तक होती रही, इससे पहले भी चेयरमैन साहब गए और अब जो मौजूदा चेयरमैन है उनके रहते हुए भी एनडीसीज़ हो रही हैं, डिपार्टमेंट के अंदर तमाम एनडीसीज़ हो रही हैं। मैं बार कह रहा हूँ कि अगर जो स्टेट्स की जो इफेक्टिव्स हैं सिर्फ उनकी अगर ट्रांसफर चेक कर ली जाए, फर्स्ट ट्रांसफर अगर चेक कर ली जाए, पे ऑर्डर्स चेक कर लिए जाएं कि किन बैंक्स के थ्रू वो पे ऑर्डर्स बैक डेट में बने हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो आपको नहीं लगता सर कि इस वक्त इनके ऊपर जो अदालती निज़ाम है, तौहीन अदालत भी ये इन पे मुर्तकिब हो सकते हैं? ये बात है कि ये तो अदालत दायरा कार में आता है चीजें, अदालत को कोई डायरेक्शन देती है, हुक्म देती है, तो अदालत का काम है जो मॉनिटर करे उस पर जो डायरेक्शन है या उसका जो हुक्म है वो किस हद तक उस इम्प्लीमेंट किया गया है इन बेटर ऑन द ग्राउंड, या फिर इसको ये हुक्म मिला इसके हक में, अगर उसको उसका हक नहीं दिया जा रहा, वो अदालत को रिव्यू करे और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरखास्त दे या कोर्ट को दो मोटो इसका एक्शन दे दे। तो यही एक चीज का बात है जो है अदालती अहकामात को कायम और कायम रखना। ठीक है सर, अब थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाएंगे। मुझे दबाने की जिस तरह कोशिशें की जा रही हैं, मैं बिल्कुल खौफजदा नहीं हूं और आखिर तक पीछा करूंगा।
वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले जब हम बात कर रहे थे सीडीए के हवाले से, सीडीए जहां पे अजब करप्शन की गजब कहानी बढ़ती जा रही है, स्कैम को रोकने के लिए जो धमकियां और जो जिस तरह के पैगामात मौसूल हो रहे हैं, मैंने जैसे पहले भी कहा था, न डरने वाला हूं न घबराने वाला हूं, इनको मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे वो तमाम स्कैंडल जो इस वक्त तमाम डिपार्टमेंट्स में मौजूद है, इन्हें मंजर आम पे लाकर इनको करार वाकई सजा दिलवाई जाए। मैंने बात की थी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के हवाले से भी, और जिस तरह वहां पे मौजूद डायरेक्टर सिक्योरिटी मन्नान साहब वहां मौजूद हैं और उनके गार्ड जो है, जो असूली तौर पर गार्ड की नौकरी पे मुकर्रर है, जो वहां पे रिश्वत बाजारी का बाजार गर्म किए हुए हैं, जो कि पैसे खजाने में जमा करने के बजाय अपने अकाउंट में जमा करके अपने आगे अफसरान को दिए जाते हैं। वसीम नियाजी जैसे ये लोग जो वहां मौजूद हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां कब अमल में लाई जाएगी। राना फरहान की हमने बात की थी, जो कि मुअत्तल होकर एचआरडी किया गया। राना आतिफ की मैंने इस प्रोग्राम में बात की और 12 बार कह रहा हूं कि इन सबके कनेक्शंस इतने मजबूत हैं कि बादशाह मुअत्तल होने के बाद उनके वजीर, उनके प्यादे जो हैं, उनका हिस्सा उनके अकाउंट्स में पहुंचाते जा रहे हैं। बहरहाल इस पर आखिर तक जाएंगे। जो सबूत मेरे पास हैं वो वक्त आने पर तमाम लोगों को प्रोवाइड करूंगा, एंटी करप्शन को, एफआईए को भी, और सुप्रीम कोर्ट में भी जाके इन लोगों को उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मन्नान साहब जो कि डायरेक्टर सिक्योरिटी हैं, उन्हें एक बार फिर वाज़ेह तौर पर यह बताना चाहता हूं कि जिस तरह के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे। चेयरमैन सीडीए साहब इन पर एक्शन लें, इनको देखें कि आखिर क्या हो रहा है। प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाते हैं और साथ मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं राव खलील साहब। आप डायरेक्टर न्यूज़ हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, आपका बहुत शुक्रिया खलील साहब। थैंक यू सो मच साकिब। खलील साहब, दिन भर की खबरों की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि कौमी असम्बली में जिस तरह का धुआंधार माहौल रहा, बिलावल चिल्लाते रहे, चीखते रहे, और फिर जो भारतीय रॉ का हाजिर सर्विस दहशतगर्द कुलभूषण यादव है उसका जिक्र होता रहा। क्या वजह है कि सदारती ऑर्डिनेंस रातों रात आ जाता है और फिर जो कौंसिल रसाई की बातें हैं उस पर बिलावल भुट्टो बहुत ज़्यादा अपोजिशन शोर भी कर रही है? हकीकत क्या है? सारा दिन खबरों में क्या ज़िक्र रहा है? देखें, आज कौमी असम्बली का जो इजलास था वहाँ पे भी आज अपोजिशन ने, खासतौर पर PMLN ने एक भरपूर एहतजाज किया, और न सिर्फ एहतजाज किया बल्कि कौमी असम्बली इजलास से भी उन्होंने वॉकआउट किया। और इसके साथ साथ आज इजलास में जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कुलभूषण यादव जो कि एक दहशतगर्द है, जो कि एक जासूस है भारतीय, उसको हुकूमत वक्त जो है एक NRO देने जा रही है। इसके साथ साथ उन्होंने चेयरमैन नैब के हवाले से भी बात की कि उनको फिलफौर जो है इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, नैब को ताले लगने चाहिए। लेकिन इस पे जो उन्होंने बात की आज कुलभूषण यादव के बारे में, मैं आपको बताते चलूँ, कुलभूषण यादव जो है हमारी मुसल्लह फ़ौज के इस वक्त पास है, सिक्योर है, महफूज हाथों में है, और उसको ऐसे कभी भी जाने नहीं दिया जाएगा। दूसरी जानिब आज दफ्तर खारजा में भी एक हफ्तावार ब्रीफिंग थी जिसमें जो तर्जुमान है डॉक्टर आयशा फ़ारूकी, उनका भी यही कहना था कि इनको जो कौंसलर रसाई थर्ड बार जो देने जा रही है वफाकी हुकूमत और दफ्तर खारजा, वो बैनुल-अक़वामी जो प्रेशर है बिल्कुल है, उस पर इंटरनेशनल लॉ ऑफ कोर्ट जो है, आलमी अदालत इंसाफ जो है। इसमें देखें, बात यह है कि जो बैनुल अक़वामी दबाव की बात कर रहे हैं वो तो ज़ाहिर VCCIR की बात करें, वियना कन्वेंशन की बात करें, जो कि 1963 के तहत किसी भी कैदी का, किसी भी जासूस को, उसको वो कौंसलर रसाई का हक हासिल है। हमने देखा है कि इससे पहले जो 25 दिसंबर को उसकी वालदा, 25 दिसंबर 2017 को उसकी वालदा, उसकी अहलिया की मुलाकात हुई है, और फिर जो पहली कौंसलर रसाई दी गई थी 2 सितंबर 2019 को, अब ये दूसरी बार दी जा रही है। आपको नहीं लगता कि अपोजिशन जो है इसका रुख किसी और तरफ डाइवर्ट कर रही, जबकि हकाइक में ना तो NRO की कोई इस तरफ कोई मंजर-ए-आम बन सकता है, ना ही भारतीय दहशतगर्द हाजिर सर्विस कमांडर जनाब ये जो कुलभूषण यादव, जिसे बलूचिस्तान से दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, ये कोई एंगल डाइवर्ट किया जा रहा है। जिस तरह से हमने देखा पार्लियामेंट में एहसानुल्लाह एहसान का बड़ा जिक्र होता रहा और बार बार सवाल करते गए कि जी किसकी गिरफ्त में था, कैसे गया, तो कुछ आपको लग नहीं रहा कि रिपोर्टिंग का दायरा कार कहीं और तब्दील किया जा रहा है रुख इसका? देखें, अपोजिशन तो बात करेगी, भले वो कोई भी अपोजिशन हो, या वो इमरान खान की अपोजिशन हो, आसिफ अली जरदारी की अपोजिशन हो, या मियां नवाज शरीफ की अपोजिशन हो, अपोजिशन बात करती है कोई भी इश्यूज हो। एक तरफ उसको रसाई जो दी गई है उस पर अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि उसको रसाई नहीं मिलनी चाहिए थी। दूसरी जानिब दफ्तर खारजा जो है वो ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है कि आलमी अदालत का जो है वो हम पे दबाव है, पाकिस्तान पे नो डाउट है दबाव, कि वो वियना कन्वेंशन जो है उसकी वायलेशन, उसकी धज्जियाँ बखेर रहे हैं कौंसलर रसाई ना देकर। और थर्डली मैं आपको ये बताता चलूँ साकिब कि वफाकी हुकूमत की जानिब से, दफ्तर खारजा की जानिब से, जब उसको तीसरी बार भी पाकिस्तान ने आमादगी की ख्वाहिश जाहिर की कि वो रसाई दे सकते हैं, ठीक है,
पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं होती जैसा कि भारत में होती है। भारत में अगर खुदा ना खास्ता हमारा कोई ऐसा होता तो वो हमें एक रसाई भी ना देते। तो ये हमारे एक जमहूरी मुल्क है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है जिसके तहत उनको ये इजाज़त दी गई है कि तीसरी बार भी वो आएँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले भी जब उनकी सफारतकार जब उनसे मिलने गए कुलभूषण यादव से, तो उन्होंने बातचीत नहीं की और वो वापस आ गए। कुलभूषण यादव बेचारा चीखता रह गया, यार मेरी बात तो सुन लो। बेचारा नहीं है आप, वो दहशतगर्द है जिसे आप बेचारा कह रहे हैं। ही इज रियली टेररिस्ट। लेकिन उस वक्त वो ऐसी सिचुएशन में था कि मेरे मुल्क के सफारतकार आ रहे हैं और मुझसे बात किए बगैर वापस जा रहे हैं। उस वक्त जो एक सिचुएशन थी वो बड़ी एक अजीब सिचुएशन थी और तमाम सफारतकार जो है वापस चले गए। इस बार फिर पाकिस्तान ने कहा कि आए, मोस्ट वेलकम, आप मिल लें उनसे, हम कोई ऐसी इसमें कोई हेजिटेशन नहीं करेगा पाकिस्तान दफ्तर खारजा। लेकिन इसके बावजूद अभी तक जो है वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है भारत की जानब से कि वो मुलाकात करेंगे या नहीं करेंगे। और तीसरा ये है साकिब के ये जो केस है कुलभूषण यादव का, ज़ाहिर है आलमी अदालत में इस वक्त ज़ेर समाअत है और उसी का जो भी ऑर्डर्स होंगे उसको भी पाकिस्तान जो है वो भी फॉलो करता है। और इस हवाले से पाकिस्तान की एक अपनी खारजा पॉलिसी भी है, किसी भी सूरत जो है जो भारतीय दहशतगर्द है इसको छोड़ा नहीं जाएगा। हम इतने कमज़ोर नहीं हैं, हमारी मुसल्लह अफवाज इतनी कमज़ोर नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की सिविलियन और पाकिस्तान के लोग, पूरी कौम पाक फ़ौज के साथ हैं और वो इतनी आसानी से इसको जाने नहीं देंगे। लेकिन आज कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ वो भी एक ठीक है, अपोजिशन उस पर बोलती है, अपोजिशन इशूज़ पे सियासत भी करती है और बाज़ औक़ात जो है वो अगर सियासत पे इशू ना करे तो हुकूमत वक्त को एक टफ़ टाइम नहीं मिलता। तो इससे मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और उनकी जो पूरी टीम है, उनकी काबीना है, इस हवाले से उनको अहम फ़ैसले करना होंगे। अब बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की है कि अहम फ़ैसले करना होंगे, काबीना की हम बात कर रहे हैं। आपने कौमी असम्बली के आज दिन भर का हमें हाल बताया कि क्या होता रहा है असम्बली में, क्योंकि प्रोग्राम का नाम ही सच बोलो है तो सच ही बोलना है। तो ज़रा ये भी सच फरमा दें कि जो तहकीकाती रिपोर्ट्स बनाई गई थी चीनी के स्कैंडल के हवाले से, आटे के स्कैंडल के हवाले से, वो सूरत हाल क्या है? क्योंकि BRT पर भी अब सवाल उठना शुरू हो गए हैं, जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों की बातें की जा रही थी। अब क्या माहौल बन रहा है कौमी असम्बली में? सदारती रेफरेंसेस की बात की जा रही थी कि जी सदारती रेफरेंसेस भी हुए थे पीछे, लास्ट टाइम ने देखा था। अब ये बात की जा रही है कि सदारती निज़ाम लाने का एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। तो कौमी असम्बली में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या खबरें अंदर? देखिए, इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है उससे मैं आपको आगाह करता चलता हूँ कि इस्लामाबाद में जो सदारती निज़ाम है इस पर बड़ी पेश गोइयाँ हो रही हैं और बड़े हुकूमती लोग जो हैं, हुकूमती मुशीर और हुकूमती जो वज़ीर हैं, आला जो हुकाम हैं, वो भी सवाल करते हैं सहाफ़ियों से कि ये सदारती निज़ाम के बारे में क्या खबरें हैं। हालांकि पता उनको भी है तमाम सूरत हाल का, ये चहम गोइयाँ चल रही हैं, अभी चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई हैं। तकरीबन अक्टूबर में या नवंबर में सिचुएशन जो है बदलेगी, पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जाएगी, बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। मैं आपको ये बताता चलूं कि अगले 2 से 3 माह नहायत ही अहम है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। और दूसरा, आपने बात की चीनी स्कैंडल की और इसके साथ साथ आटा स्कैम की, वो आज भी वो जो लोग हैं कुछ काबीना में हैं, कुछ मुल्क से उनको फ्री हैंड दे दिया गया है, जैसा कि जहांगीर तरीन जो हैं वो इस वक्त लंदन में वहाँ पे मज़े कर रहे हैं, ठंडे मौसम के चिल कर रहे हैं माहौल को। लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी माजरत के साथ। चीनी आज भी इस मुल्क में महंगी है, एक गरीब आवाम जो है वो महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर है, लेकिन अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया गया है। दूसरी जानिब अगर हम गंदम की बात करें, एक आम आदमी जो है वो उसके पास गंदम नहीं है, आपको बताता चलूं, और जो आटा मिलता है वो महंगे दामों वो भी खरीदने पर मजबूर है। अवाम ने वोट दिए थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि वो महंगाई का खात्मा करेंगे, एक आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, लेकिन माजरत के साथ ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा और हुकूमत की जाने से भी कोई ऐसे एक्शन जो लेने चाहिए थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, वो अभी तक नजर नहीं आ सके। बहुत शुक्रिया राव खलील साहब आपका कि आपने कौमी असम्बली के हवाले से जो बातें की हैं और आपने आज दिन भर की जो सूरत हाल रही है अपोजिशन की, अगर हम बात करें चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बात की, इन तमाम लोगों को बेनकाब करूंगा अपने कल के प्रोग्राम में तफसीलात के साथ। मुझे प्रोग्राम में दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।